हाँ जी, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ हम लोग इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है ऑर्गेनाइजिंग का एक बिजनेस के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आइए सबसे पहले देखें, पहला इंपॉर्टेंस या पहला सिग्निफिकेंस हमने लिखा है बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। हमने आपके साथ जब हमने फीचर्स की बात की, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की यहाँ पर, तो हमने आपको बताया था मीनिंग में ही कि ऑर्गेनाइजिंग का पर्पस ही क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का काम ही क्या है कि वो आइडेंटिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क के बाद आप उन्हें ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, आप उन एक्टिविटीज को, उन स्मॉल जॉब्स को ग्रुप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है ना, सम कॉमन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। जैसे हमने कहा परचेज डिपार्टमेंट में परचेज से रिलेटेड सारी चीजें होंगी, सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स से रिलेटेड सारी चीजें होंगी। तो जब बात करें स्पेशलाइजेशन की, अब अगली बात हमने क्या की थी, डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद हमने कहा था असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज जब हमने कहा था तो हमने आपको कहा था जब ड्यूटीज असाइन की जाएंगी हमारे एम्प्लॉइज को, तो ध्यान रखा जाएगा कि एम्प्लॉय को ड्यूटी देते समय उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, उसका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, उसकी एबिलिटी देखी जाएगी, उसकी स्किल्स देखी जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली स्पेशलाइजेशन आएगा। डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर वर्क को करना है, तो ऑब्वियसली वो स्पेशलाइज होगा, उसका जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव करेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है प्रोसेस आपको हेल्प करता है इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन इन द एम्प्लॉइज। ठीक है, वो स्पेशलाइजेशन उनमें आएगा और स्पेशलाइजेशन आएगा तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। कैसे हेल्पफुल होगा भाई, स्पेशलाइजेशन होगा तो वो उस काम को अच्छे से करेगा, अच्छे से काम करेगा तो कॉस्ट कम आएगी, आपके रिसोर्सेज का अच्छा यूज होगा, अल्टीमेटली आपको बेनिफिट्स मिलेंगे इसके। देन बेनिफिट्स में की बात की हमने जब स्पेशलाइजेशन के साथ, तो हमने आपको यह भी कहा कि जी जो जॉब असाइन की जा रही है वो उसकी क्वालिफिकेशन को देखकर तो की जा रही है, साथ साथ में हमने क्या ये भी कहा कि उसकी जो एबिलिटी है, ठीक है, वो भी हम देख रहे हैं और उसी के हिसाब से हमने कहा कि स्पेशलाइजेशन आएगा। देन द नेक्स्ट वी हैव इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप की बात करें तो आप देखिए, हमने लास्ट स्टेप बताया था प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में, वो क्या था, स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, या आप कह लीजिए स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये क्लियरली ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हम डिफाइन कर देते हैं, हम ये क्लियरली बता दिया जाता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होता इसके रिलेशन में। तो जब सारी चीजें क्लियर हैं इन टर्म्स ऑफ कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, यानी कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, तो वर्किंग रिलेशनशिप, वर्किंग यानी काम करते समय जो हमारा रिलेशन है एक दूसरे के साथ, उसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें क्लियरली जब हमने प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को, तो हमने ये चीजें क्लियरली स्टैब्लिश कर दी हैं। तो अगर क्लियरली स्टैब्लिश है तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं आती, और इसीलिए एक सिग्निफिकेंस है कि हम अपना जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसमें काफी क्लैरिटी लेकर आता है। कौन लेकर आता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लेकर आता है। आइए नेक्स्ट सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस की बात करें आप, तो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस हमारा जो है पॉइंट नंबर 3, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल जी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में आपको हेल्प करता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। कैसे करता है, अगर आप देखें हमने डिवीजन ऑफ वर्क किया है ऑर्गेनाइजिंग में, अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप किसी भी इंडिविजुअल को ओवरबर्डन नहीं कर रहे। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो रहा। अगर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है, कोई ओवरबर्डन नहीं है, ठीक है, रिसोर्सेज जो हैं क्लियरली डिफाइंड है कि क्या रिसोर्सेज यूज होंगी। हमने डेफिनेशन में भी बताया था आपको कि हमने जब रिसोर्सेज को लेकर आते हैं, हमारे तीनों रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड तीसरा और क्या था जी, ह्यूमन रिसोर्सेज। इन तीनों रिसोर्सेज को जब आप साथ लेकर आते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इनसे ऑप्टिमम
मोस्ट प्रोडक्टिव यूज लेकर आ रहे हैं इनका, ठीक है। अगर मोस्ट प्रोडक्टिव यूज लेकर आ रहे हैं आप इनसे, यानी मोस्ट बेनिफिशियल में ऑप्टिममली यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि आपके रिसोर्सेज को अच्छे से आप यूज कर पाएंगे, उनको बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज कर पाएंगे। देन फोर्थ है हमारे पास एडेप्ट टू चेंज। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू चेंजेस। आपको पता है हम जिस इन्वायरमेंट में ऑपरेट करते हैं, द इन्वायरमेंट इन विच अ बिजनेस ऑपरेट्स, विच वी कॉमनली नोन एज बिजनेस इन्वायरमेंट, जो हमने पीछे एक चैप्टर भी पढ़ा था, आपको पता है हमारा जो इन्वायरमेंट है काफी डायनेमिक इन नेचर है, डायनेमिक है, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। उस इन्वायरमेंट में अगर आप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो आपको पता है आपको क्या क्या काम करने हैं। आपका पहला काम ही यही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज और जॉब्स टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है। जब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लगा रहे हैं आप, तो आपको पता लगा कि भाई इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में आपको क्या काम करने हैं, कैसे करने हैं, और वो काम किसने करने हैं, किस डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक है। वो सारी चीजें हो गई, उसको असाइन किया गया एम्प्लॉइज को। तो इस तरीके से आपका जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है वो आपको हेल्प करता है इन अडेप्टिंग टू द चेंजेस, ठीक है। आप अडेप्ट कर पाए चेंजेस के अकॉर्डिंगली और सरवाइव कर पाए, ग्रो कर पाए। देन द फिफ्थ सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्यों होगा जी? क्योंकि क्लियरली आपने अपनी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया, उन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ग्रुप किया, क्लब कर दिया, और उसके बाद किस एम्प्लॉय को क्या काम करना है ये जॉब भी असाइन कर दी। एंड मोर ओवर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, या सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी क्रिएट कर दिया। तो क्या ये सब करने के बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन करेगा या नहीं करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आपको एडमिनिस्टर करना है किसी भी चीज को तो क्लियरली आप कर सकते हैं। आपको पता है कौन किसको रिपोर्ट करता है, तो वो उसे अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस दे सकता है काम करने के लिए। तो मैं मानता हूं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा अगर हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। देन हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। बिल्कुल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है? आपको तरीके से काम करना है, सिस्टमेटिकली काम करना है, और ऑर्गेनाइजिंग आपको यही तो सिखाता है। ऑर्गेनाइजिंग कहता है अपनी एक्टिविटीज को पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए आप, ठीक है, कि आपके पास क्या क्या जॉब्स हैं, फिर उन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांटिए। आपको पता है जब एक बिजनेस इंक्रीज करता है, उसको ग्रो करता है, तो उसे ये चीजें चाहिए, उनके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, उनका अच्छे से मैनेजमेंट हो जाए। ये सारा काम आप कहाँ करते हैं जी? ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। इसलिए वी कैन से ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स अ बिजनेस टू ग्रो एंड एक्सपेंड। उसमें जो एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए जो से बेसिक चीजें चाहिए, वो आपका ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन आपको अवेल कराता है, उपलब्ध कराता है। And the last one we have is development of personnel। आपके जो पर्सनल हैं, आपके एम्प्लॉइज हैं, उनके डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। कैसे हेल्प करता है ये इस तरीके से हेल्प करता है कि हमारे जो हमने लास्ट स्टेप पढ़ा था हमारी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, जहां हमने कहा था रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो जाता है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है तो आपको सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट यानी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है। वैसे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेकर आओ, ज्यादा बेटर होगा सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट की बात करो, ठीक है। जब सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट आपके पास हैं तो आपको पता है जी कि जो सुपीरियर है वहां एक कॉन्सेप्ट आता है। जब सुपीरियर है हमारे पास तो जाहिर सी बात है उसके पास काम बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। जो हायर पोस्ट पे हैं उनके पास ऑर्गेनाइजिंग का काम होगा, यानी डिफरेंट फंक्शंस अब इन्वॉल्व है उनके पास। उनके जो सबऑर्डिनेट है उनके पास छोटे छोटे काम दिए गए हैं, असाइन किए गए हैं। तो अब क्योंकि मैनेजर्स जो हैं जिनके पास ज्यादा अथॉरिटी है, उनके पास ज्यादा काम है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने काम को, अपने वर्क को डेलीगेट कर देते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को। इस कारण से जब डेलीगेट करते हैं तो जूनियर्स जो हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो भी नई नई चीजें सीखते हैं जब वो काम करेंगे नया, ठीक है। रूटीन एक्टिविटीज को डेलीगेट कर दिया, और साथ ही साथ मैनेजर्स के लिए क्या होता है, नाउ मैनेजर गेट्स अ टाइम टू वर्क ऑन न्यू आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज।
तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, हमारे जो पर्सनल्स हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, दे गेट टू नो अबाउट द न्यू आइडियाज, उन्हें न्यू आइडियाज पर काम करने को मिलता है, इनोवेटिव वेज पता लगती हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के, तो इन्हें आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे, इसके साथ अगले टॉपिक पर चलेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा आपके साथ, वो होगा जी, मैं बता देता हूं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को पढ़ना है, क्योंकि मैंने डिपार्टमेंटलाइजेशन में आपको दो चीजें बताई थी, फंक्शनल तरीके से बांट सकते हैं या डिविजनल तरीके से। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम यही बात करेंगे कि जी हमारे पास जो स्ट्रक्चर होंगे वो कैसे होंगे, स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो सारी बेसिक चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल इसे यहीं रोकते हैं, इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस तक। चलिए जी, नोट डाउन कीजिए इसे, फिर आगे चलेंगे।